नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, जिसके अंतर्गत आज ईबीएस की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग ये सीआरटी क्लास 4 की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा परिवेश। यह आपकी जो प्राइमरी में बुक लगती है, प्राइमरी की बुक है हमारा परिवेश कक्षा 4 की। यानी एस सी बुक का निचोड़ हम करवा रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट यूपी टेट में आपका जो है एस सी बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एस सी 6 to 8 का आपको ईवीएस SST हम अपने चैनल पे करवाएंगे, जिसमें आपको गणित भी करवाएंगे 6 to 8, जहाँ से आपके सुपर टेट में और यूपी टेट के पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप लोग एस सी की बुक पढ़ लेंगे तो। जैसे सी टेट में आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, ऐसे सुपर टेट में आपको एससीईआरटी की बुक पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग ईबीएस के अंतर्गत एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें सुपर टेट में आपका काम देगा और यूपी टेट में भी ईबीएस में आपका पोर्शन में काम देगा। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यह आपका हमारा परिवेश कक्षा 4 की बुक है, जिसका पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था परिवार क्या होते हैं, परिवार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बाद सिंधु सभ्यता नगर योजना कैसी थी, उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्टेटस को, रक्तचाप, मीटर वगैरह क्या होता है, खान पान पढ़े थे। हम लोग लगभग 6 से 7 चैप्टर कवर कर चुके थे। अब हम उसके आगे चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद इसमें 2 पार्ट और आएगा, यानी पार्ट 4 पार्ट में आएगा। 22 मिनट की वीडियो रहेगी। 4 पार्ट में आपकी क्लास 4 की ईबीएस कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग क्लास 5 स्टार्ट करेंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक की मैं पूरी ईबीएस की बुक आपको कवर करवा दूंगा, एससीईआरटी बुक की। ऐसे ही एसएसटी की भी क्लासेज आपको कल से मिल जाएंगी। कल से आपकी एसएसटी की भी क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा, एससीईआरटी बुक क्लास 6 की। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के। तो आज से हम लोग पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा आज का, हमारा पहला पॉइंट आज का बनेगा यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनेगा आज। इससे पहले तक हम लोग पढ़ लिए थे पक्षियों के बारे में। कुछ भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग जड़ कहते हैं। यानी कुछ भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं कार्य। हम लोग पौधों के विभिन्न भाग और रचना, यानी आज हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। पौधे कैसे होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, पत्तियों का क्या कार्य होता है, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इन सब मुद्दों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पौधे का जड़ होता है, क्योंकि यही पौधों को सहारा देता है। यही तो जाइए, जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। तो जड़ जो होती है यह भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। तो जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है, इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मूल रोम कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, इसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ पौधे में जड़ भोजन संचित करने तथा सहारा देने का भी कार्य करता है। तो इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त भी कुछ पौधे जो होते हैं जड़ भोजन संचित करने, सहारा देने का कार्य भी करते हैं। गाजर, शलजम, मूली आदि पौधों में खाया जाने वाला भाग इनकी जड़ होती है। इन पौधों में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इनकी जड़ों में एकत्र हो जाता है। तो इसी के जड़ के जो महत्वपूर्ण कार्य थे हमने कवर किया। अब हम तने के बारे में जानते हैं, स्टेम क्या होता है। तो तना जो होता है यह जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पौधे का एक मुख्य भाग होता है। तने से शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो तना जो होता है ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला है, पौधे का मुख्य भाग होता है। तने से शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग इसमें जड़ की बात करें तो यहाँ प्राथमिक मूल हो गया, ये आपका द्वितीय मूल हो गया। ये आपके ऊपर पौधे में लगा है, आपका पौधे का पुष्प हो गया, पौधे का फल हो गया, पौधे का तना है, जो बीच में आपको डंडी वाला भाग आया है, पौधे का तना हो गया। ये आपका परोह तंत्र हो गया, ये आपका नाड़ हो गया, ये आपकी कलिका हो गया। तो इस तने और सब के बारे में, पौधे के हर भागों के बारे में बताया गया है। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएँ पाई जाती हैं। यही नलिकाएँ रंगीन धब्बों के रूप में कटे हुए तने में दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं की सहायता से तना जल और पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये नलिकाएं जो होती हैं या पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। तो तने के अंदर जो छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, यही नलिकाएं जो होती हैं रंगीन धब्बों के रूप में कटे हुए तने में दिखाई देती हैं।
और इन नलिकाओं की सहायता से ही तना जल और पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये नलिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं। भोजन संचित करके ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं। जैसे आपका आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी आदि हो गए। तो कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धंस जाती हैं। भोजन संचित करके शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने भी कहते हैं। जैसे आपका आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी आदि हो गए। ठीक। पत्तियां क्या होती हैं? पत्तियां भी बहुत मुख्य कार्य होती हैं। पौधे के मुख्य भाग के रूप में जड़ के बाद पत्तियां ही कही जाती हैं, क्योंकि भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधों के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। पौधों की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती हैं। अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, या पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है या पर्णरहित क्यों होता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। या प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। तो पत्तियों का हरा रंग किस लिए होता है? यूपी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में शायद प्रश्न बन चुका है। पत्तियों का हरा रंग पर्णरहित या क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। चलिए पत्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो पत्तियों के बारे में हम लोग बात करें तो बीच में पत्तियों में जो आपका बीच में ये भाग आपको दिख रहा होगा, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। बीच में आपको जो ये भाग दिख रहा है, इसको हम लोग मध्य सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग मध्य सिरा बोलते हैं। इसको हम लोग मध्य सिरा बोलते हैं। और उसके बाद जो किनारे किनारे आपको ये लाइनें दिख रही हैं ऐसे करके बी आकार की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिरा बोलते हैं। ठीक। और पत्ती के इस पूरे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इसको पूरे भाग को हम लोग पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। और नीचे का जो ये डंठल होता है जिससे पत्ती पेड़ के तने से जुड़ी हुई रहती है, उसको पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। तो बीच वाला जो भाग होता है इसको मध्य सिरा बोलते हैं। किनारे किनारे जो लाइनें निकली रहती हैं इनको सिरा बोलते हैं। और उसके बाद पूरे इस भाग को इसको पर्णफलक बोलते हैं। और नीचे के इस भाग को पर्णवृंत बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक या लैमिना कहलाता है। इनकी दो सतहें होती हैं, ऊपरी तथा निचली। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये छोटा छोटा छिद्र आपको दिख रहा होगा। देखो पत्तियों पे छोटा छोटा छिद्र आपको दिख रहा होगा ना, पत्तियों के बीच में आपको छोटा छोटा छिद्र दिख रहा होगा। इसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। तो पत्तियों के बारे में जो मुख्य कार्य था, पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक या लैमिना कहलाता है। इनकी दो सतहें होती हैं, एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। पत्ती के मुख्य कार्य के बारे में हम लोग बात करें तो प्रकाश संश्लेषण हो गया आपका, पत्तियों के द्वारा होता है। वाष्पोर्जन हो गया, श्वसन क्रिया। पत्तियों के जो प्रमुख कार्य की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण हो गया आपका, वाष्पोर्जन हो गया या श्वसन क्रिया हो गई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्ती का पौधों का रसोई घर कहते हैं। तो पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में होती है। तो हरी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्ती को पौधों का रसोई घर कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में ही होती है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन, पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जा रहा है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, और नीचे वाटर से। इस प्रकार से भोजन बनाया जाता है। हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पर्णरंध्र
पत्तियों की सहायता से पेड़ पौधों की पत्तियां वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंदर लेती हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों से निकली ऑक्सीजन हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, पत्तियां ऑक्सीजन को बाहर निकाल रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ग्रहण कर रही हैं, नीचे वाटर से और ऊपर सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण कर रही हैं। वाष्पोर्जन क्या होता है? तो अगर हम लोग वाष्पोर्जन की बात करें तो जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप से बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। यह क्रिया पररंध्रों के माध्यम से होती है। तो वाष्पोर्जन जो होता है, जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। यह क्रिया पररंध्रों के माध्यम से होती रहती है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। अब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फूल फल एवं बीज। फूल फल एवं बीज के बारे में बात करते हैं। फूल के दो भागों को देखें तो हम फूल के एक बात करते हैं, वाह दल। फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को वाह दल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। तो फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को हम वाह दल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। और दल की बात करें तो फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं, या फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। तो फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को क्या कहते हैं? वाह दल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। फूल के रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं, या फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। पुंकेसर क्या होते हैं? फूल की पंखुड़ियाँ दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। तो फूल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं या दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं, इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर क्या होता है? फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है, इस संरचना को स्त्री केसर कहते हैं। कुछ फलों में एक या कुछ भी कई बीज पाए जाते हैं। अधिकांशतः पौधे बीज से ही उगते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। ये आपको जो दिख रहा है या फूल का बाह दल इसको कहते हैं। ये आपका जो बीज का पोर्शन दिख रहा है इसको अंड या अंड कोशिका कहते हैं। यह आपको दिख रहा है इसको दल कहते हैं। और ये जो पतली लाइन आपको दिख रही है इसको पुंततु या कहते हैं। और यह आपको दिख रहा है इसको परागकोश कहते हैं, पूरे को पुंकेसर कहते हैं। और आपका जो यह भाग दिख रहा है इसको वातिकाग्र कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं, और पूरे भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो पुष्प के पूरे प्रकार थे और नाम थे। पौधों में अनुकूलन, तो जलीय पौधे चित्र में बने कमल, कुमुदनी व जलकुंभी के पौधे जलीय होते हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम और हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के और मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। तो जलीय पौधे चित्र में बने कमल, कुमुदनी व जलकुंभी के पौधे जलीय पौधे होते हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। इनके तने लंबे, पतले, मुलायम और हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के और मुलायम होते हैं और पानी में हमेशा तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। ये पानी में तैरते रहते हैं और इनकी पत्तियां हल्की और चपटी होती हैं, हरी और चपटी होती हैं। ठीक, ये जलीय पौधे जो होते हैं इसमें कमल हो गया, आपका कुमुदनी हो गया, जलकुंभी हो गए, ये पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनके तने हमेशा लंबे होते हैं। इनके तने आपको पानी से थोड़ा ऊपर दिखते रहेंगे, लंबे, पतले होते हैं, मुलायम और हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के और मुलायम भी होते हैं और पानी में हमेशा तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं, जैसा कि देख रहे हैं। इनके तने हवा में लंबे होते हैं, पतले होते हैं। इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, जिस कारण इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं है। मरुस्थलीय पौधे की बात करें तो मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी होती है। यहाँ पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी हो गया, सतावर की पत्तियाँ हो गई, कटीली पत्तियों से वाष्पोर्जन की क्रिया बहुत कम होती है। इनका तना हरा, चपटा और गुद्देदार होता है। चपटा गुद्देदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी पौधा जीवित रह पाता है। तो मरुस्थलीय स्थानों में पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे आपके नागफनी हो गया, सतावर की पत्तियाँ हो गई, कटीली होती हैं। तो कटीली पत्तियों से वाष्पोर्जन की क्रिया बहुत कम हो पाती है। इनका
तना हरा, चपटा व गुद्देदार होता है। चपटा गुद्देदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी पौधा जीवित रह सकता है। जैसा फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, सब आपके जहाँ पानी कम पाया जाता है वहाँ के पौधे होते हैं। अब पर्वतीय पौधों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बीज सदैव हरे भरे रहते हैं। तो आप लोगों ने पर्वत पे देखा होगा, यहाँ जो होता है, देखिए फिगर में देखिए, यहाँ के जो पौधे पाए जाते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं। जैसे चीड़, देवदार, इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसी संरचना के कारण ही पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाती है और पेड़ सदैव हरे भरे रहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। जैसे चीड़, देवदार, इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसी संरचना के कारण ही पहाड़ों पर गिरने वाले बर्फ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाते और पेड़ सदैव हरे भरे बने रहते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज इसका हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज हम लोग EVS में पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर 4 SCERT बुक का निचोड़ पढ़ रहे हैं हम। ऐसे ही हम लोग पूरा, जैसे सीटेट के लिए आपकी NCERT बुक इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे आपका अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको SCERT बुक पढ़ना पड़ता है। और SCERT बुक आपको 8 तक की सारी बुक पढ़ना पड़ता है, चाहे वह EVS हो गया, चाहे साइंस हो गया। तो हम सारी SCERT बुक का संपूर्ण निचोड़ हम अपने चैनल पे करवाएंगे। अभी तो हम लोग EVS की क्लास स्टार्ट किए हैं। कल से आपकी SST की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र क्लास 6 की कवर करेंगे बुक को। ऐसे क्लास 7, 8 करेंगे, साइंस की कराएंगे, मैथ की कराएंगे। इतनी बुकों को SCERT का निचोड़ हम आपको देंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, चैनल को साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अपना फीडबैक दीजिए, आपको कुछ पूछना हो, इसका नोट्स PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे क्लास 4 की EVS बुक समाप्त होगी, हम इसका PDF अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बुक, नोट्स, क्लासेस की टाइम टेबल सब कुछ वहीं आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।